बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। नाम इस्तेमाल कर डालो, मेरी शिकायत पर डॉन कान नहीं धरेगा। तुम्हारे चक्कर में इसका नाम सामने आएगा तो डॉन गजबनाक होकर इसका खून पी जाएगा। चौफान ने मेरी मर्जी का फैसला सुना दिया। ये अजीब बात हो रही है कि मेरे फायदे में तुम्हारा फायदा हो रहा है। तुमको कंबोडिया में मददगार मिल जाएगा। फॉर्म फाट से मादाम की जान छूट जाएगी। चंद दिनों में इस खबीस ने मादाम को जिच कर दिया है। तुम मुझे सेसोन फोन वाले आदमी का नाम पता दे दो, मैं फॉर्म फाट के क्रियाक्रम का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने इसे दिलासा दिया। गाड़ी शहर की हदूद से बाहर आकर कशादा सड़क पर बहुत तेजी से रवां थी। बैंकॉक में वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद कहीं राजो न्याज की बातें करने का मौका नहीं मिल सकता था। चाओफान ने रफ्ता रफ्ता गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए इसे सड़क के किनारे रोक दिया। गाड़ी की कैबिन लाइट जलाकर इसने डैशबोर्ड के खाने से एक मुड़ी तुड़ी जेबी डायरी निकाली और इसकी वरक गर्दानी करने लगा। वरक गर्दानी करने के बाद इसी में से एक सफा फाड़कर इस पर अंग्रेजी में अपने कंबोडियन शनासा का नाम और फोन नंबर लिखकर वो कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे एहतियात से रख लो, ये याद रखना कि वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है। धीमी और आसान जुबान में बात करोगे तो वो सब समझ जाएगा, वरना मुश्किल होगी। बेफिक्र रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैंने इसका दिया हुआ कागज तय करके अपनी जेब में रख लिया। इसके तावन से मेरे मसाइल एक एक करके हल होते नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद हवा में मखसूस समंदरी बू के गहरे रिचाव से अंदाजा हुआ कि हम साहली इलाके के करीब पहुंच गए थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन मुझे बंदरगाह की तेज रोशनी और इस रोशनी में हरकत करते हुए करीनों के बुलंद फुलादी ढांचे कहीं नजर नहीं आए। मास्टर, अंधेरे में किसे तलाश कर रहे हो? चौफान ने मेरी बेचैनी भांप कर पूछा। शायद हम समंदर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बंदरगाह कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने दूसरा रास्ता लिया है, बंदरगाह पीछे रह गई है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि डॉन की पार्टी एक साहली बेराने में होगी। हम इसी तरफ जा रहे हैं। खुले साहल पर किसी पुरतकल्लफ ज़ियाफत का बंदोबस्त बहुत मुश्किल साबित हुआ होगा। मास्टर, तुम्हारा खादम नामुमकिन को मुमकिन बनाने में माहिर है। इसने शेखी बगारी, सारा बंदोबस्त मिसाली है। जरा सी देर में तुमको जंगल में मंगल होता हुआ नजर आएगा। हमारी गाड़ी गालबन साहल के मतवाजी दौड़ती रही। पहाड़ियों और टीलों की वजह से समंदर हमारी नजरों से ओझल था, लेकिन फजा समंदर से करीब की चुगली खा रही थी। चंद मिनट के बाद हमें तारीक फजा में ऊपर तक रोशन गुबार सा फैला हुआ नजर आने लगा, जो तेजी से वाज़ेह होता जा रहा था। मास्टर, ये आसमान तक चमकती हुई रोशनी देख रहे हो ना? आज की पार्टी लोगों को मुद्दतों याद रहेगी। दो द्यो हैकल मोबाइल जनरेटरों ने इस वक्त साहली पट्टी को बकाया नूर बनाया हुआ होगा। खाने पीने का सारा सामान रेफ्रिजरेटरों ट्रकों में मंगवाया गया है। शराबें यख बस्ता और खाने भाप उड़ाते हुए सर्व किए जाएंगे, जैसे अभी चूल्हों और तंदूरों से उतारे गए हों। 150-200 मेहमानों की खिदमत के लिए 81 लड़कियां बुलाई गई हैं। रेत पर जमा हुआ पंडाल परस्तारों का समा पेश कर रहा होगा। इस दौरान में तकरीब गाह का नक्शा वाज़ेह होना शुरू हो गया। हमारी दाहिनी सिमत में समंदर की सर पटकती हुई मौजों से कुछ दूर खैमे नमा बड़ा सा पंडाल रोशनियों से जगमगा रहा था। इससे पीछे सड़क के किनारे कई बंद ट्रक जैसे कारवां एक कतार में खड़े हुए थे। कुर्बो जवार में फैली हुई तेज रोशनी में वो मंजर बहुत ख्वाबनाक नजर आ रहा था। चौफान पिंडाल के करीब तेजी से गुजरता चला गया। पिंडाल के बाद ही रेत को हमवार करके गाड़ियां पार्क करने की जगह बनाई गई थी, जहां हमसे पहले मुतअद्दिद गाड़ियां मौजूद थीं। पहली कतार में चौथी गाड़ी गौर से देख लो। चौफान ने पार्किंग के लिए गाड़ी घुमाते हुए कहा, तुमको इसी पजेरों में निकलना है क्या? अभी से इतने मेहमान आ गए हैं? मैंने वहां खड़ी हुई गाड़ियों की तादाद देखकर हैरत से सवाल किया। पजेरो हर तरफ से गाड़ियों में गिरी हुई है। इसे मैंने दानिस्ता ऐसी जगह पार्क किया है जहां रोशनी कम है, ताकि गाड़ी गैर जरूरी तौर पर किसी की नजरों में ना आ सके। इसने अपनी गाड़ी एक जगह रोककर कहा, ये गाड़ियां यहाँ के काम करने वालों और हमारे आदमियों की हैं। कुछ लड़कियां भी अपनी गाड़ियों में आई हुई हैं। सारे मेजबानों को मेहमानों की आमद से पहले यहाँ जमा
होना है। डॉन कब आएगा? मैंने गाड़ी से उतरते हुए सवाल किया। वो ठीक 9 बजे पहुंचेगा। कोई बात रह गई है तो पूछ लो। तुमको अंदर पहुंचाने के बाद मैं मसरूफ हो जाऊंगा। तुम्हारी तरफ आना हुआ तो कोई खास बात नहीं हो सकेगी। पार्टी शुरू होने में देर थी, लेकिन फिजा में मुतरन्नम कह कहे गूंज रहे थे। रेतीले पार्किंग लॉट से निकलते हुए चाओफान दानिस्ता स्याह पजारों के करीब से गुजरा और मैंने अंदाजा लगा लिया कि पार्किंग में किसी बेतरतीबी के बावजूद पजारो दूसरी सिमत से बआसानी निकाली जा सकेगी। वसीब पिंडाल सड़क और दोनों पहलुओं से पूरी तरह बंद था। इसका तूलो अर्ज देखकर मैं हैरान था कि 150-200 मेहमानों के लिए इतने रकबे की जरूरत क्यों पेश आई। चाओफान जो ही सड़क पर आया, मुख्तलिफ सिमतों से मर्द और औरतें नमूदार होकर इसे ताजीम देने लगी। बाज का अंदाज बहुत ज्यादा बेतकल्फाना था, मगर इनकी बेतकल्फी में भी चाओफान की बालादस्ती का एतराफ झलक रहा था। वो इन सब से हंसता बोलता, किसी किसी के साथ दस्त दराजी करता हमारे साथ बढ़ता रहा। खाने की 2 गाड़ियां सड़क पर पंडाल के अकबी हिस्से के साथ खड़ी हुई थीं। दोनों जनरेटर कुछ फासले पर खड़े किए गए थे ताकि इनका शोर महफिल के शुरका की समात पर बोझ न बने। एक जनरेटर चल रहा था। चाओफान ने बताया कि इसकी किसी गैर मतवक्को खराबी के अंदेशे से दूसरे जनरेटर तैयार किया गया था ताकि महफिल में कोई बदमज़गी पैदा न हो। इस वीरान साहली इलाके में नजर आने वाली लड़कियों के लिबास इश्तियाल अंगेज हद तक मुख्तसर थे और चलते फिरते हुए शौकी से अपने जिस्मानी खदोखाल को मजीद वाज़े करने पर तुली हुई थीं। जिन लड़कियों ने पूरा लिबास पहना हुआ था, इन्होंने बेतौर खास ये एहतमाम किया था कि लिबास इनके बदन के किसी जाविये को शिकनों में मादूम न करने पाए। हम दोनों चाओफान की मैयत में पिंडाल के सिरे पर पहुंचकर सड़क से उतरे तो कदमों में रेत की जगह दबीज कालीन बिछे हुए थे। कालीनों की इस रवश से हम सामने पहुंचे तो वसीओ अरीज पंडाल का वो हिस्सा पूरा खुला हुआ था, यानी इस पार्टी के शुरका अपनी जगहों पर बैठे बैठे खुले समंदर का भरपूर नजारा कर सकते थे। रेत में गड़े हुए ऊंचे पाइपों पर सर्च लाइटों की पूरी कतार लगी हुई थी, जिसका रुख समंदर की जानिब था। इन रोशनियों में जाग उड़ाती और फिर दम तोड़ती हुई समुद्री लहरें सफेदो स्याह रंगों में होलनाक शबीहें बना रही थीं। इस सिमत में पंडाल के बाहर तक कालीन बिछे हुए थे। अंदर का फर्श भी इन कालीनों से मुरस्सा था। पंडाल में कोई स्टेज नहीं था। कनातों के साथ नीम दायरे की सूरत में सजी सजाई मेजें और आरामदेह कुर्सियां बहुत करीने से सजी हुई थीं। दरमियानी जगह को खाली छोड़ दिया गया था। इस खाली जगह की 3 सिमतों में मेजें और कुर्सियां लगी हुई थीं। चौथी सिमत में ना जाने क्या कुछ जोड़कर एक बार खड़ा कर दिया गया था, जहां मुख्तसर लिबासों वाली कई लड़कियां गिलास और पैमानों को रगड़ रगड़ कर चमकाने में मसरूफ थीं। चाओफान हमें फखरिया अंदाज में वो सब दिखाता और बताता हुआ पंडाल में ले गया, जहां जवान खूबरू और बेबाक थाई लड़कियों का एक पूरा गौल बेमकसद कामों में मसरूफ था। सब मेजें खाली थीं। हम वहां पहुंचने वाले पहले मेहमान थे। डॉन को रवायती तौर पर इस नीम दायरे की वस्ती मेज पर बैठना था। चाओफान ने हमें इसकी करीबी मेज पर बिठाना चाहा, लेकिन मैंने दूर की एक मेज मुंतखब कर ली। डॉन की नजरों से दूर रहकर मैं आसानी से फरार की राह इख्तियार कर सकता था। तुम्हारा बंदोबस्त बहुत बेमिसाल है, मैंने इसका दिल बढ़ाने के लिए कहा। कोई मन चला पाकिस्तानी ये मंजर देख ले तो कराची का साहिल रोज इसी तरह आबाद होने लगे। समंदर को आलूदगी से बचाने के लिए यहाँ ऐसी पार्टियों पर पाबंदी है। इसने जल्दी से कहा, ये डॉन का मामला है इसलिए छूट मिली हुई है। मैंने दिल खोल कर सारी हसरतें निकाली हैं। खर्च भी तुमको उठाना पड़ेगा, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। इसकी परवाह नहीं, वो बाएं आंख दबाकर मक्कारी से बोला, मास्टर ये सरमायाकारी है। चंद दिनों में एक के 100 बल्कि 1000 या लाख तक लौट आएंगे। छोटा राजन अपने बाप का खजाना साथ नहीं लाया था, वो यहीं से कमाकर करोड़पति बना था। बात खत्म करते ही वो चौंक कर पलटा। बार बार कोई इसे बुला रहा था। वो हमसे मजीद कुछ कहे बगैर इधर हो लिया। इसके जाते ही एक तुरादार लड़की हमारी मेज पर आ गई। लिबास की मुफलसी इसके पूरे वजूद से अयां थी। इसने झुककर बड़ी अदा से अपनी जुबान में कुछ कहा। मैंने फ्रेश लाइम की फरमाइश की तो इसने हैरत से यूं मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई नाशाइस्ता बात कह दी हो। वो गई और चंद लम्हों में मेरे मतलूबा मशरूफ के 2 ठंडे गिलास मेज पर ले आई। ये तकरीब समंदर की खुली फजा में न होती तो मेरे लिए यहाँ बैठना दुश्वार हो जाता। गजाला ने अपने गिलास से पहला घूंट लेकर कहा, लड़कियां अभी से बेलगाम हो रही हैं।
मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपके सिवा यहाँ कोई भी अपनी बीवी के साथ नहीं आएगा। ये थाई शुरफा की मुआशरत का एक रुख है। इनका मेजबान एक डॉन है, वो सब यहाँ आकर फख्र महसूस करेंगे। औरत और शराब की कशिश बेपनाह होती है। इस गुर को आजमाकर इस कौम ने सियाहों से अरबों डॉलर बटोरे हैं। इनकी अशराफिया भी इस लत में मुब्तला है। तकरीबगाह का बंदोबस्त इस डब से किया गया था कि प्रोग्राम वाज़े था। बार और मेजों के दरमियान छोड़ी हुई खाली जगह यकीनी तौर पर रकास जोड़ों के लिए छोड़ी गई थी। हम दोनों बातें करते हुए फ्रेश लाइम के छोटे छोटे घूंट लेते रहे। मैंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट सुलगा ली। इस असना में एक शोखो चंचल लड़की मुस्कुराती हुई हमारी तरफ आई। इसने तोतली अंग्रेजी में अपना तारफ कराते हुए इंकिशाफ किया कि हमारी देखभाल इसके सुपुर्द की गई थी। मुझसे इजाजत लेकर वो हमारे साथ बैठ गई। इसकी शरारत से चमकती हुई रोशन आंखें बार बार मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं। इसके बराबर होते ही 81 लड़कियों का मुशर्रफ मेरी समझ में आ गया। हर मेज के लिए इनमें से एक लड़की की निशिस्त मखसूस कर दी गई थी। जो रह जाती वो ऊपर की भाग दौड़ में लगी रहती। आने वाले बाज़ौक मेहमान बाद में इनका भी कोई ना कोई मुशर्रफ तलाश कर लेते। हमारे लिए फ्रेश लाइम लाने वाली लड़की अंग्रेजी से नाबलद नजर आती थी। ये चौफान की मेहरबानी थी कि इसे अंग्रेजी जानने वाली मुख्तसर पोश से बदल दिया गया था। लड़की बातें करने का फन जानती थी। वो अपनी अदा दिखाकर बेतकल्फी से बातें करती रही। गजाला ने इसके जब ये कहा कि इस लंबी तकरीब में सिर्फ वाशरूम्स की कमी थी, लड़की ने हंसते हुए बताया कि मैं नोश मेहमानों की जरूरत का खास ख्याल रखा गया था। सड़क पर जनरेटरों से पहले 4 कारवां खड़े हुए थे। इनमें से हर कारवां में जुमला सहूलियत से आरास्ता 3-3 वाशरूम बने हुए थे। मैंने चौफान के साथ इधर उधर आते हुए कारवां देखे थे। लड़की ने इनका मुशर्रफ भी वाज़े कर दिया। पिंडाल में लगे हुए ताकतवर स्पीकर पर अचानक धीमी मगरबी मौसीकी गूंजनी शुरू हो गई। मौसीकी की लय पर लड़की के हाथ पैर थिरकने लगे। मेज के नीचे यकायक इस लड़की के घुटने मेरे घुटनों से टकराए। मैंने सटपटाकर इसकी तरफ देखा तो वो पुरशौक अंदाज में मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरे इस्तरारी रद्द-ए-अमल से गजाला की छठी हिस्स जाग उठी। इसने लम्हा भर के लिए इश्तबाह अमेज नजरों से लड़की को घूरा, फिर इस के शाने पर हल्की सी थपकी देकर इसे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की हो, गजाला ने सपाट लहजे में कहा। बदकिस्मती ये है कि अपनी जरूरियात के मामले में हम दोनों खुद कफील हैं। हमारे दरमियान किसी और की शमूलियत का इम्कान नहीं है। बेहतर होगा कि तुम खाली बैठने के बजाय घूमती फिरती रहो ताकि हम तखलिये में यहाँ के रोमान अंगेज माहौल से कुछ फैज हासिल कर सकें। जब भी जरूरत हुई हम तुम्हें बुला लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी, लड़की ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और कुर्सी छोड़ दी। ये याद रखना कि अब मैं तुम्हारी मेजबान हूँ। वो होशरुबा अंदाज में लचकती और मटकती हुई बार की तरफ चल दी। तुमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, मैंने गजाला से कहा। वो अजाब की तरह हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई थी। अब इसको भी जहन में रखना पड़ेगा। वो हंसते हुए बोली, मैंने इसकी चोरी पकड़ ली थी इसलिए वो झट से चल दी। मैंने आप दोनों के दरमियान अपने पैर फैलाए हुए थे। बीवी हर हाल में बीवी होती है। शौहर के मामले में इसका रडार बहुत मुस्तैदी से काम करता है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इसी तरह हमारे सरों पर मुसल्लत रही तो 1 बजे क्या होगा। मुझे ये मेजबानी से ज्यादा निगरानी नजर आ रही है। वो शौकीन और खिलंडरी लड़की है। इसे उकसाकर इतनी पिला दें कि वो मदहोश हो जाए। इस सूरत में हम खामोशी से निकल सकेंगे। इसने मेरे जहन में कुल बुलाने वाली तजवीज को बिला तवक्कुफ अल्फाज का जामा पहना दिया। मुझे इस मसले का पहले से अंदाजा होता तो मैं इसकी चोरी पकड़ने के बजाय इसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देती। अब आपको इसे बुलाना होगा। वहाँ खुला बार लगा हुआ था। कई लड़के लड़कियां इसके आसपास मंडला रहे थे, लेकिन मैंने इनमें से किसी को कुछ पीते हुए नहीं देखा था। शायद इन्हें सिर्फ अपने मेहमानों के साथ पीने की इजाजत दी गई थी। वो एहतियात न की गई होती तो मादुइन की आमद से पहले चौफान का सारा अमला कैफो सुरूर की अजनबी दुनियाओं की सैर कर रहा होता। वहाँ कोई देखभाल करने वाला न होता। 8 बजे मेहमानों की आमद शुरू हो गई। सबसे पहले 2 सफेद फाम मर्द आए जो अपने एतबार से अमरीकी मालूम हो रहे थे। चौफान बाहर से इन्हें अपने साथ पिंडाल में लाया।
वो इन दोनों के सामने जिस अंदाज से बिछा जा रहा था, इससे मुझे गुमान हुआ कि इनमें से एक कर्नल गैरी होगा। मेरे शुबहे को इस बात से भी तकवीयत मिली कि चौफान ने इन्हें मरकजी मेज के करीब बिठाया था। इन दोनों के बैठने से पहले दो लड़कियां लपक कर इस मेज पर पहुंच गईं। चौफान ने इनकी तरफ इशारा करके कुछ कलमात अदा किए और अमरीकियों ने बड़ी डटाई से इन लड़कियों की कमर में हाथ डालकर इन्हें अपने साथ बिठा लिया। चौफान दोबारा बाहर चला गया। इसने हमारी तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दी। मैं कुन आंखियों से अमरीकियों की मेज का जायजा लेता रहा। लड़कियों के इशारे पर एक तीसरी लड़की ने बाहर से मैं नोशी के लवाजम एक ट्रे में समेटकर इनकी मेज पर सजा दिए थे। जरा सी देर में वो चारों अपने पैमाने एक दूसरे से टकराकर मैं नोशी का आगाज कर चुके थे। अगली खेप में कई मेहमान एक साथ पिंडाल में आए। इस बार चौफान इनके साथ नहीं था। लम्हा भर के बाद इसका सबब भी सामने आ गया। मेहमान तेजी से आ रहे थे। इन के इस्तकबाल के लिए चौफान बाहर रुका हुआ था। मेहमानों को इनकी निशिस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लड़कियों ने संभाली थी। इस वक्त तक गजाला की पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही थी। आने वालों में किसी खातून का वजूद नहीं था। हमारी मेजबान इधर उधर से भटकती हुई हमारे करीब आई तो इसका चेहरा उतरा हुआ था। इसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, इजाजत हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। मैंने फौरन इसे इजाजत दे दी। हम मेहमानों के नामों और मरातब से बेखबर थे। वो दूर से हमें इनके बारे में बहुत कुछ बता सकती थी। मैंने कुर्सी पर बैठते ही आजर्दगी से बताया कि रफ्ता रफ्ता सब लड़कियां आने वालों के साथ मसरूफ होती जा रही हैं। इसे हमारे रवैये की वजह से अपनी हमजोलियों में सुबकी का सामना करना पड़ रहा था। चौफान ने इसे हमारी खिदमत पर मामूर किया था, इसलिए वो किसी और मेहमान की तरफ मतवज्जो नहीं हो सकती थी। कटी हुई पतंग की तरह डाल में भटकते हुए इसे दूसरी लड़कियों के तंज और आवाजों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने इसे अपनी मेज पर शराब नोशी की इजाजत दी तो खुशी से इसका चेहरा खिल उठा। इसने करीब से गुजरती हुई एक लड़की के ट्रे से स्कॉच का लार्ज पैक उठा लिया। यहाँ बैठकर जो चाहो करती रहो, लेकिन मेजपोश की आड़ में अपनी टांगों पर जरा काबू रखना। गजाला ने वजाहत की। गड़बड़ की तो मैं दोबारा उठा दूंगी। गजाला की बराह रास्त इल्जाम तराशी का कोई जवाब न दे सकी। बुखलाहट में इसने तेज स्कॉच का एक बड़ा घूंट अपने हलक से उतार लिया। हमें यहाँ आने वालों के बारे में बताती रहो। हम तुम्हारे शहर में नए वार्द हुए हैं। मैंने इस लड़की को खिफत से बचाते हुए अपना मुद्दा भी बयान कर दिया। इस वक्त तक 10-12 अफराद वहां आ चुके थे। इनमें से बेशतर एक दूसरे से यूं घुले मिले हुए थे जैसे इनमें पुरानी शनाख्त रही हो। गोमी नामी वो लड़की इन सब लोगों से वाकिफ नहीं थी जिन्हें जानती थी। इनके बारे में धीरे धीरे हमें बताना शुरू कर दिया। सफेद फामों के बारे में इसने मेरे अंदाजे की तायद कर दी। पुख्ता उम्र वाला अमरीकी कर्नल गैरी था। इसका नौजवान साथी कैप्टन कुक था। वो दोनों शहर की रंगीन मिजाज खवातीन में बेहद मकबूल थे। औरत और शराब की किसी भी ज़ियाफत से इनकार इनके मसलक में शामिल नहीं था। कामियों में सब ही मारूफ चेहरे थे। तिजारत, सनतकारी, बैंकारी, वजारत और दीगर सरकारी शोबों के कुलीदी ओहदेदार और शहरी वहां चले आ रहे थे। इनमें बैंकॉक का पुलिस कमिश्नर भी शामिल था जो पहले राजन का नमकख्वार हुआ करता था। कुछ लोग डान के लिए फूल और तहाइफ लेकर आए थे जो मरकजी मेज के करीब करीने से कालीन पर सजा दिए गए थे। 8:45 बजे आने वालों में थाईलैंड के 2 अमीर तरीन अफराद नुमाया थे। इनकी आमद पर मौसीकी रोककर थाई जुबान में कुछ ऐलान किया गया। ऐलान खत्म होते ही तालियों की जबरदस्त गूंज मौसीकी का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। गोमी ने बताया कि इनमें से एक ने डान के लिए मर्सिडीज 600 की चाबी पेश की थी। दूसरे ने डान के रिफाही कामों के लिए 10 लाख बात का चेक दिया था। इन गैर मामूली नजरानों का जिक्र सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। दुनिया जानती थी कि डान का रफाही कामों से दूर का भी सरोकार नहीं था। वो सिर्फ अपने हाशिया बरदारों की फलाह बहबूद का ख्याल रखता था और वो सब शहर के छटे हुए बदमाश थे। वो इन दोनों की तरफ से अपने कारोबार और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी अदा किया जाने वाला तावान था जिसे तोहफे का नाम दे दिया गया था। इन दोनों ने होशमंदी से काम लेते हुए पूरे इज्तिमा के सामने तहाइफ पेश करके सबको बता दिया था कि वो डान को इसका हिस्सा दे रहे हैं। इसके बाद डान या इसके आदमियों को इनके साथ कोई ज्यादती करने का हक नहीं था। मैं पढ़ता और फिल्मों में देखता रहा था कि डान गले तक जुर्मो गुनाह की
की दलदल में गर्क होने के बावजूद किस तरह सोसाइटी में मासूम और मुअज़्ज़ज़ बनकर जिंदगी गुजारते हैं, इनके सितम का शिकार होने वाले किस तरह इन्हीं के पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। इस इज्तिमा में मैं वो सब अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे बेइख्तियार चाओफान के अल्फाज याद आ गए। इसने डान की दावत ऐशो तुरब को सरमायाकारी का नाम देकर ये तवक्को जाहिर की थी कि एक के 100 बल्कि 1000 या लाख तक मिल सकते हैं। इस की तवक्को पूरी हो रही थी। इसे कुछ देना या ना देना डान की स्वाबदीद पर मुनहसर था। पिंडाल की तकरीबन सारी मेजें आबाद हो चुकी थीं। हर तरफ रंगो बू का एक सैलाब आया हुआ था। जिंदगी की रौनकें और रानाइयां अपने जोबन पर आती जा रही थीं। जामो सुबह लिए हुए लड़कियां फिरकियों की तरह पूरे पिंडाल में चकराती फिर रही थीं। मुतरन्नम और रसीले कह कह मिली जुली आवाजों और कभी कभी कहीं से उबरने वाली तहैयर ज़दा सुरीली चीख खलीजे श्याम के इस साहिली गोशे को ख्वाबनाक आरजुओं के एक ज्वालामुखी में तब्दील करती जा रही थी। 9 बजे यकायक मौसीकी थम गई। साउंड सिस्टम पर डान की आमद का ऐलान हुआ और पिंडाल में गहरी खामोशी तारी हो गई। सबकी निगाहें साहिल की तरफ थीं, जिधर से घूमकर डान को पिंडाल में आना था। डान के नमूदार होते ही सब लोगों कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए। पिंडाल तालियों के शोर से गूंजने लगा। डान नफीस तराश के स्याह सूट और बेदाग सफेद कमीज में बहुत विजय और बावकार नजर आ रहा था। इसके साथ वो चारों मोटे भी थे जो दिन रात सेलर्स बार की ऊपरी मंजिल पर मुफ्त की खाकर पल रहे थे। वो भी सूट पहने हुए थे, मगर इनके शानों से खुदकार राइफलें और इनके मैगजीन झूल रहे थे। वो चारों डान के दाएं बाएं थे। इसके पीछे चाओफान किसी रोबोट की तरह अकड़ कर चल रहा था। पिंडाल के सिरे पर रुककर डान ने मेहमानों की तरफ हाथ लहराकर सबको बैठने का इशारा किया। तालियों की गूंज धीमी होते होते मादूम हो गई। चंद लम्हों में सब मेहमान अपनी जगहों पर बैठ चुके थे, मगर इनकी निगाहें डान की मशहूर कुन शख्सियत पर मरकूज थीं। डान ने हाथ हिलाकर अपने आदमियों से कुछ कहा। पांचों वहां से वापस हो लिए। डान बाएं तरफ पहली मेज पर बैठे हुए मेहमानों की तरफ बढ़ गया। डान की वो हरकत सब के लिए गैर मतवक्को थी। इस मेज के गिर्द बैठे हुए 6 नफूस घबराकर उठे। वो 3 मर्द और 3 लड़कियां मेजबान लड़कियां थीं। डान ने वहां रुककर सबसे बारी बारी हाथ मिलाया, कुछ बातें की और दूसरी मेज की तरफ हो लिया। ओह, डान यहाँ भी आएगा, मैं क्या करूं? गोमी बौखलाकर बोली। सुकून से बैठी रहो, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। इसने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और एक घूंट में अपना बकिया गिलास खाली कर डाला। हर मेज पर लोगों से फर्दन फर्दन मिलने के बाद वो हमारी मेज पर आया तो पुरतपाक अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, अली तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? डान मेरी औरत जरा शर्मीली है। मैंने इसे खुश करने के लिए गजाला के लिए दानिस्ता औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। भीड़ भाड़ से घबराती है। तुम्हारी मेज के करीब बहुत से लोग होंगे। खूबसूरत औरतें शर्मीली होती हैं। डान ने मुरब्बियाना हंसी के साथ गजाला की तरफ हाथ बढ़ाया और बहुत नरमी से मुसाफा करके छोड़ दिया। अली खुश नसीब है कि इसे तुम जैसी हसीन बीवी मिली है। डान के इन अल्फाज पर गजाला का चेहरा हया से तमतमा उठा। इसने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी गैर मर्द की जुबान अपनी इतनी बेबाकाना तारीफ सुनी थी। डान इसके रद्द अमल से बेपरवाह होकर कहता रहा, औरत अच्छी ना मिले तो मर्द की जिंदगी जहन्नम हो जाती है। तुम दोनों मेरे प्यारे हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक होगा। डान के अल्फाज में तंज या तज़हीक का दूर दूर तक शायबा नहीं था। गजाला ने सर झुकाकर खामोशी से डान की बातें सुन ली, जुबान से कुछ न बोली। मेरे करीब बैठते तो मैं तुम्हें बहुत काम के लोगों से मिलवाता। डान मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं सबसे मिल लूं तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें कर्नल गैरी से मिलवाऊंगा। वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। डान के मजाज में अजीब शाहाना बेनियाजी थी। अपनी बात कहकर इसने मेरा जवाब सुनने की जरूरत नहीं समझी। गोमी से रस्मी अंदाज में हाथ मिलाकर अगली मेज की तरफ चला गया। जब तक डान अपने मेहमानों से इनकी मेजों पर मिलता रहा, सर्वस मुअत्तल रही। सारी लड़कियां सिमट कर बार के करीब जमा हो गईं। जो ही डान अपनी वस्ती मेज पर पहुंचा, सागर और मीना एक मर्तबा फिर गर्दश में आ गए। इस बार सर्वस बहुत तेज और मुस्तैद नजर आ रही थी। शायद लोगों की मैं नोशी की
रफ्तार में इजाफा हो गया था। वो बैंकॉक में हमारी क़याम की आखिरी चंद घंटे थे। इस वक्त डॉन से कोई बगाड़ मोल लेना हमाकत के मुतरादिफ होता। मैंने गजाला और गोमी को हर हाल में इसी जगह बैठे रहने की हिदायत की और खुद डॉन की तरफ चल दिया। डॉन की मेज बड़ी थी, इसके गिर्द कई खुशामदी जमा थे, जिनमें पुलिस कमिश्नर पेश था। गैरी डॉन के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखते ही डॉन ने पुरतपाक अंदाज में गैरी से कहा, लो मैं भी अभी जिक्र कर रहा था, अली आ गया, बहुत शेरदिल सुरमा है ये मेरा। गैरी ने अपनी जगह से उठकर मुझसे हाथ मिलाया। एक लड़की ने इसी लम्हे मेरे लिए जगह खाली कर दी। डॉन के इशारे पर हम दोनों बैठ गए। अभी डॉन तुम्हारी दिलेरी और तुम्हारी बीवी के हुस्न की तारीफ कर रहा था। गैरी हंसते हुए बोला, मैं अपनी बीवी को यूं मौजूद सुखन बनाना पसंद नहीं करता। मैंने गैरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहाँ तक मेरी दिलेरी का ताल्लुक है तो मैं सिर्फ डॉन के हुक्म पर अमल करता हूँ। डोरियां डॉन के हाथ में होती हैं। सही वक्त पर सही फैसले करना डॉन की खूबी है। डॉन ने पसंदीदगी के इजहार में अपना सारा हिलाया और बोला, दिलेरी और वफादारी ये दो खूबियां बहुत कम लोगों में यकजा हो पाती हैं। अली इनका मुरक्का है। ये कहते हुए डॉन ने दूसरों को आंख का इशारा किया। इसी लम्हे मेज खाली हो गई। वहां सिर्फ 3 नफूस रह गए, गैरी, डॉन और मैं। अली पाकिस्तानी है। इस बार डॉन ने जरा धीमे लहजे में अपनी बात जारी रखी। ये वापस जाना चाहता है मगर मैंने इसे रोका हुआ है। तुम इससे क्या पूछना चाह रहे थे? पाकिस्तान के हवाले से आजकल हमारे जहनों में सिर्फ एक नाम आता है। क्या तुम डैनी को जानते हो? गैरी ने बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। सिर्फ नाम सुना है, मैंने अपने सर को नफी में जुम्बश देते हुए कहा। राजन ज़हीन आदमी था। गैरी ने यकायक डॉन की तरफ मतवज्जो होकर ताई तलब लहजे में कहा। उल्लू का पट्टा था। डॉन ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, ज़हीन होता तो यूं कुत्ते की मौत ना मारा जाता। गैरी ने एक गहरा सांस लिया और बोला, इसका इसरार था कि डैनी बैंकॉक में है और इसके पीछे लगा हुआ है। इसने भारतीय अंडरवर्ल्ड के 5 बड़ों को यहाँ बुलाया था। कल मंठार से मेरी बात हुई है। वो बता रहा था कि राजन ने अकबर नामी किसी गवाह को इन 5 के सामने पेश किया था। इससे बाजपुर की नौबत आने से पहले मोती महल पर बाहर से खौफनाक हमला हो गया और सबको भागना पड़ा। अब बकवास है। डॉन ने बेजारी से इसकी बात काट दी। पता नहीं तुम लोग गड़े मुर्दों को क्यों खाड़ रहे हो? वो डैनी फोबिया में मुब्तला था। मैंने खुद छानबीन की है। कराची में 2 आदमी पकड़े गए हैं। इनमें से एक डैनी है। छोटा राजन को हर जगह वो नजर आ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोती महल पर वो हमला मेरे आदमियों ने किया था। मेरी जान में जान आई कि डॉन ने बरहम होकर मुझे एक कड़ी आजमाइश से बचा लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।